हेलो, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। इकोनॉमी स्पेशल बैच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इकोनॉमी स्पेशल बैच हमारा चल रहा था, जैसे कि पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था। इकोनॉमी स्पेशल बैच में हमारा यह प्रयास रहेगा कि इकोनॉमी से संबंधित जितने भी प्रकार के टॉपिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी को हम स्पेशल बैच में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली 3 कक्षाएं इस बारे में हमारी हो चुकी हैं और चूंकि पिछली 3 कक्षाएं जो थी वो रिजर्व बैंक, मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित थी और आज की चौथी जो कक्षा है वो भी इसी से संबंधित है, इसलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम पिछली 3 कक्षाओं का एक क्विक रिवीजन लेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की कक्षा में मुख्य तौर पर जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपायों के अतिरिक्त जो अन्य उपाय हैं जिन्हें गुणात्मक उपायों के नाम से जाना जाता है, जिनके द्वारा महंगाई पर नियंत्रण मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई द्वारा किया जाता है, उनके बारे में। और साथ ही साथ मौद्रिक नीति बनाने वाली जो कमेटी होती है जिसे मौद्रिक नीति समिति या एमपीसी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जैसा हमारी पहले चर्चा हुई, पिछली 3 क्लासेस का एक क्विक रिवीजन हम यहां लेने वाले हैं। पिछली 3 क्लासेस में इस टॉपिक से संबंधित हमने जो चर्चा की थी वो थी आरबीआई की स्थापना के संबंध में कि किस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, इसको हमने देखा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोकल बोर्ड्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात की थी। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। और उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमने देखा था मौद्रिक नीति के निर्माण के बारे में। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि मौद्रिक नीति क्या होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वह नीति होती है जिसके माध्यम से वह देश में महंगाई पर नियंत्रण करता है या मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण करता है। मुद्रास्फीति पर किस प्रकार से नियंत्रण करता है, उसके अंतर्गत हमने देखा था कि 2 प्रकार के उपायों को अपनाकर मौद्रिक नीति द्वारा आरबीआई महंगाई पर नियंत्रण करता है। पहले प्रकार के उपाय थे मात्रात्मक उपाय, जिन्हें क्वांटिटेटिव टूल्स हमने कहा था, जो कि तेजी से अर्थव्यवस्था में मंदी पर काम नहीं करते अपितु धीरे धीरे कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा था, चयनात्मक या अप्रत्यक्ष उपाय कहा था। जबकि दूसरे प्रकार के उपाय हमने देखे थे गुणात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय क्या होते हैं, कैसे ये कार्य करते हैं और ये तेजी से क्या करते हैं, मुद्रास्फीति की दर पर क्या करते हैं, तेजी से कार्य करते हैं, महंगाई पर तेजी से क्या करते हैं, कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रत्यक्ष उपाय भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम इन गुणात्मक उपायों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ विशेष प्रकार की जो परिस्थितियां जब अर्थव्यवस्था में बन जाती हैं तब मौद्रिक नीति के तहत कौन से उपाय अपनाए जाते हैं उस पर भी हम आज की कक्षा में बात करेंगे। और साथ ही साथ मौद्रिक नीति बनाने वाली समिति एमपीसी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। मात्रात्मक उपायों के अंतर्गत हम क्या क्या देख चुके थे। मात्रात्मक उपायों की सूची के अंतर्गत हम सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन और बैंक रेट के बारे में पिछली कक्षा में बहुत विस्तार से देख चुके थे। तो आज की कक्षा में इन पर हम बात नहीं करेंगे। आज की कक्षा में हम बात करेंगे हमारे गुणात्मक उपाय जो होते हैं उनके बारे में। तो आइए सीधे चलते हैं गुणात्मक उपायों के ऊपर कि मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई के गुणात्मक उपाय या क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं और किस प्रकार से ये महंगाई पर नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। देखिए, गुणात्मक उपाय या क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है। तो क्वालिटेटिव टूल्स के अंतर्गत मौद्रिक नीति के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उनको धन वितरण में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। कैसे, देखिए, आरबीआई क्या कर सकता है, विभिन्न सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को यदि ज्यादा मात्रा में क्या देगा, पैसा देगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या होगा, ज्यादा मात्रा में क्या होगा, विकास होगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की महंगाई को यदि नियंत्रण में लेना हो तो क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए या कृषि क्षेत्र के लिए ज्यादा मात्रा में धन का क्या करेगा, वितरण करेगा। तो इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रकों को धन वितरण परिवर्तित करके उस क्षेत्र में महंगाई पर नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस नीति के तहत करता है वो मौद्रिक नीति के तहत गुणात्मक उपाय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी अवधारणा की। और तुरंत ये कार्य करते हैं महंगाई की दर पर, इसीलिए इनको प्रत्यक्ष उपाय भी कहा जाता है। अब गुणात्मक उपायों की सूची के बारे में हम बात करें कि गुणात्मक उपायों के अंतर्गत कौन कौन से उपाय आते हैं, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है क्रेडिट कंट्रोल। जैसा मैंने आपको बताया इसकी अवधारणा में
कि ऋण वितरण पर नियंत्रण करना। ठीक है, अब ये ऋण वितरण पर नियंत्रण किस तरीके से किया जाता है? 3 तरीकों से। पहला तरीका कौन सा है? इसमें जो पहला तरीका है वो है LTV, लोन टू वैल्यू रेशो के द्वारा, दूसरा राशनिंग के द्वारा और तीसरा मार्जिनिंग के द्वारा। तो 2 प्रकार गुणात्मक उपायों की सूची के अंतर्गत 2 चीजें हम देख रहे हैं। पहला क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल 3 तरीके से की जाती है, LTV, लोन टू वैल्यू रेशो के द्वारा, दूसरा राशनिंग के द्वारा और तीसरा मार्जिनिंग के द्वारा। और दूसरा गुणात्मक उपायों की सूची के अंतर्गत जो टूल है वो है मोरल टूल्स या नैतिक उपाय। आइए एक एक करके इस सूची के उपायों को समझते हैं, देखते हैं कैसे ये कार्य करते हैं, उन्हें जानते हैं। सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करें, लोन टू वैल्यू रेशो। तो इसे सरल शब्दों में समझें कि किसी वस्तु का जितना मूल्य होता है उसका कितना प्रतिशत, मूल्य के कितना प्रतिशत क्या मिलता है, उस वस्तु को खरीदने के लिए ऋण मिलता है, वही क्या कहलाता है? लोन टू वैल्यू रेशो कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति यदि कोई वस्तु यदि 100 रुपए मूल्य की है, किसी वस्तु का मूल्य यदि क्या है? 100 रुपए, और यदि इसे खरीदने के लिए बैंक 80 रुपए का ऋण देता है तो लोन टू वैल्यू रेशियो कितना हो गया? 80:100, अर्थात 100 रुपए वस्तु का कुल मूल्य, उसमें से कितना? 80 रुपए क्या दे देता है? बैंक ऋण दे देता है। अब देखिए, जितना ज्यादा लोन टू वैल्यू रेशियो होगा, हम इस लोन टू वैल्यू रेशियो को मान लो 80 से बढ़ा के क्या करते हैं? 90। मान लो 90 रुपए का बैंक इस वस्तु को खरीदने के लिए देता है, तो 100 रुपए की वस्तु में को खरीदने के लिए 90 रुपए क्या हो जाएंगे? किसी व्यक्ति को बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे जैसे बैंक से मिलने वाले ऋण की मात्रा बढ़ती जाएगी, उस वस्तु को खरीदने की क्षमता व्यक्ति की क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो जब वस्तु को खरीदने की व्यक्ति की क्षमता कम हो जाती है, उस स्थिति में क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन टू वैल्यू रेशियो को बढ़ा देता है, जिससे क्या हो जाता है? ऋण प्राप्त करके व्यक्ति उस वस्तु को खरीद पाने में सक्षम हो जाता है, और उस वस्तु की जो मांग बढ़ी हुई है वो वापस क्या आ जाती है? नीचे आ जाती है। और इस प्रकार से महंगाई पर नियंत्रण जब RBI करता है तो उस उपाय को हम लोन टू वैल्यू रेशो के नाम से जानते हैं। जितना ज्यादा LTV कम होगा उतना ही ज्यादा लेस मनी विद कस्टमर्स, यानी लोन टू वैल्यू रेशो अगर कम होता जाएगा तो लोगों की जो खरीद की क्षमता है वो भी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो ये हमने समझा गुणात्मक उपायों के अंतर्गत पहला उपाय लोन टू वैल्यू रेशो। अगले उपाय की बात करते हैं, राशनिंग। राशनिंग का तात्पर्य है कि अधिकतम कितना ऋण किसी वस्तु को खरीदने के लिए दिया जा सकता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं? राशनिंग कह सकते हैं। तीसरे उपाय की बात हम बात करें तो वो है मार्जिन। मार्जिन का तात्पर्य यदि हम समझे सरल शब्दों में, तो मार्जिन का तात्पर्य है ऋण लेने हेतु ऋण के कुछ प्रतिशत भाग की प्रतिभूति खरीद करना। यदि बैंक आवश्यक कर दे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आवश्यक कर दे, तो उसे क्या कह देते हैं? राशनिंग कहते हैं। तो राशनिंग से महंगाई की दर पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है वो देखने की बात है। देखिए, यदि मान लो कोई वस्तु क्या है? 100 रुपए की है, और इस वस्तु को खरीदने के लिए बैंक क्या देता है? माना 50 रुपए का क्या देता है? ऋण किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है? दे सकता है। अब यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या लागू कर सकता है? मार्जिनिंग लागू कर सकता है। और जब मार्जिनिंग लागू हो जाएगी तो उसका तात्पर्य क्या होगा? यदि 50 रुपए का ऋण लेना है, 50 रुपए का ऋण लेना है, तो इस ऋण को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ मात्रा में, कुछ प्रतिशत मात्रा में 50 माला मार्जिनिंग की रेट कितनी डिसाइड कर देता है? 10% क्या कर देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड कर देता है। तो क्या करना होगा? यदि 50 रुपए का ऋण लेना है तो उसके लिए उसका 10%, यानी 50 का 10%, 5 रुपए अब क्या होगा? सरकारी प्रतिभूति की खरीद करना आवश्यक हो जाएगा। यानी कि तात्पर्य क्या है? सरकारी प्रतिभूति की खरीद करना जब आवश्यक कर दिया जाएगा तब क्या होगा? ऋण वितरण में क्या आ जाएगी? स्वतः ही कमी आ जाएगी, क्योंकि जिसको ऋण लेना है उसको सरकारी प्रतिभूति खरीदनी पड़ेगी, और सरकारी प्रतिभूति खरीदने के लिए उसे पैसे खर्च करने पड़ेंगे जितना प्रतिशत RBI निर्धारित करे। तो इससे होगा क्या कि ऋण वितरण जो है वो कम हो जाएगा। ऋण वितरण कम होने से बाजार में पैसे की मात्रा घट जाएगी और महंगाई नियंत्रण पर आ जाएगी। तो इस प्रकार का जो प्रयास किया जाता है मौद्रिक नीति के तहत गुणात्मक उपायों के अंतर्गत, वो कहलाता है मार्जिनिंग। आगे बात कर रहे हैं हम मौद्रिक नीति के अन्य उपायों के बारे में। मौद्रिक नीति के तहत 3 प्रकार के उपाय RBI अपनाता है। पहला उपाय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपाय या क्वांटिटेटिव टूल्स या मात्रात्मक उपाय।
जिसके अंतर्गत क्या आता है, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दूसरे प्रकार के उपाय अपनाता है क्वालिटेटिव टूल्स या गुणात्मक उपाय, जिनके अंतर्गत क्या क्या आता है, लोन टू वैल्यू रेशो आता है, मार्जिनिंग आता है और राशनिंग आता है, साथ ही साथ नैतिक टूल्स या मोरल टूल्स आते हैं। जबकि तीसरे प्रकार के जो उपाय अपनाए जाते हैं महंगाई पर नियंत्रण के लिए, जो विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपनाए जाते हैं, वे उपाय कौन से कहलाते हैं, अन्य उपाय कहलाते हैं। और ये उपाय आरबीआई द्वारा उन विशेष परिस्थितियों में ही काम में लिए जाते हैं जब अर्थव्यवस्था में महंगाई के नियंत्रण के लिए सामान्य उपाय यानी मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय कार्य ना कर रहे हों, उस स्थिति में ये उपाय काम में लिए जाते हैं। और ऐसी एक असामान्य स्थिति हमें देखने को मिली थी जब डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण हुआ था उस समय, और उस समय आरबीआई ने बाजार में तरलता या महंगाई को नियंत्रण में करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के उपाय अपनाए थे मौद्रिक नीति के तहत। उन्हें हम अन्य उपायों के शीर्षक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार के ये अन्य उपाय थे। सबसे पहला इस प्रकार का उपाय इस दौरान विमुद्रीकरण के दौरान या डीमोनेटाइजेशन के दौरान अपनाया गया था, वो था विभेदीकृत या इंक्रीमेंटल CRR। दूसरा इस प्रकार का उपाय था क्वांटिटेटिव ईजिंग। तीसरा उपाय नेगेटिव इंटरेस्ट रेट या ऋणात्मक ब्याज दर। चौथा उपाय स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। पांचवा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम या बाजार स्थिरीकरण योजना। आइए एक एक करके इन सभी उपायों के बारे में समझते हैं कि विमुद्रीकरण के दौरान सरकार द्वारा ये उपाय क्यों अपनाए गए थे और किस प्रकार से इन उपायों ने कार्य किया था। देखिए, विभेदीकृत या इंक्रीमेंटल CRR क्या होती है, CRR की सामान्य दर की अपेक्षा अधिक उच्च दर रखना। CRR को जब हमने समझा था मात्रात्मक उपायों के तहत, तो CRR क्या होता है, CRR के अंतर्गत क्या करना होता है, प्रत्येक बैंक को क्या करना होता है, अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत भाग कहां रखना होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखना होता है। और जैसे जैसे CRR की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो आरबीआई के पास रखा जाने वाला धन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी बैंकों के पास में ऋण वितरण के लिए कम पैसा बचेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें अधिक पैसा CRR के रूप में आरबीआई के पास में रखना होगा। और विमुद्रीकरण के समय बैंकों में क्या आ गया था, बहुत अधिक मात्रा में क्या आ गया था, धन आ गया था, क्योंकि लोगों ने अपना पैसा अपनी पुरानी करेंसी बैंकों में जमा कराई थी। तो उस समय सामान्य जो CRR दर है उसके अतिरिक्त अधिक उच्च CRR की दर आरबीआई ने निर्धारित की थी, ताकि बैंकों में जो अतिरिक्त पैसा विमुद्रीकरण के कारण लोगों द्वारा पैसा जमा कराने से आया है उसको आरबीआई अपनी ओर खींच सके। उस प्रकार का उपाय क्या कहलाया था, इंक्रीमेंटल CRR या विभेदीकृत CRR कहलाया था। दूसरे प्रकार का उपाय है क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वही कार्य किया जाता है जो वह ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुला बाजार नीति के तहत करता है। खुला बाजार नीति के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की क्या करता है, आरबीआई खरीद करता है। लेकिन अब क्वांटिटेटिव ईजिंग और ओपन मार्केट ऑपरेशन में अंतर क्या है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन प्रतिभूतियों को भी स्वीकार कर लेता है जो सामान्य तौर पर आरबीआई स्वीकार नहीं करता, सामान्य परिस्थितियों में स्वीकार नहीं करता। ठीक है, तो जब लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति हो जाए, लिक्विडिटी ट्रैप का तात्पर्य कि बाजार में तरलता बहुत ही कम आ गई है, तो बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है कि जिन जिन लोगों के पास में सरकारी प्रतिभूति है, किसी भी प्रकार की प्रतिभूति है, वो मेरे पास में लाओ। ठीक है, सामान्य समय में तो कुछ मात्रा में ही सरकारी प्रतिभूति को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खरीदता है, लेकिन अब क्वांटिटेटिव ईजिंग करने के लिए यानी बाजार में पैसा बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में खरीद जब करता है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसकी, सरकारी प्रतिभूति की, तो उसे क्या कर देते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग कहा जाता है। जिससे सरकारी प्रतिभूति तो किसके पास में चली जाती है, सरकारी प्रतिभूति तो कहां चली जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चली जाती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बदले में पैसा क्या कर देता है,
बाजार में देता है, जिन व्यक्तियों से सरकारी प्रतिभूति ली है उनको देता है। तो इससे लोगों के हाथ में क्या आ जाता है, पैसा आ जाता है, और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर जो बहुत नीचे चली गई होती है वो वापस ऊपर आके आर्थिक सुस्ती दूर हो जाती है। और इस पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं हम, क्वांटिटिव ईजिंग के नाम से जानते हैं। सामान्य परिस्थितियों में ये उपयोग में नहीं लिया जाता, लेकिन असामान्य परिस्थितियां जब उत्पन्न हो जाती हैं, लिक्विडिटी ट्रैप या बाजार में तरलता की मात्रा जब बहुत कम हो जाती है, उस स्थिति में ये काम में लिया जाता है। अगला उपाय देखते हैं, ऋणात्मक ब्याज दर। देखिए, ऋणात्मक ब्याज दर की स्थिति कब हो जाती है, जब किसी धन पर अर्जित ब्याज मुद्रास्फीति की जो दर है उससे कम हो जाए। यानी बैंक में जो पैसा हम जमा करा रहे हैं उस पर जो मिलने वाला ब्याज है वो इतना कम हो कि उस दौरान जो महंगाई बढ़ गई है उससे भी वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की स्थिति कहते हैं। और इस स्थिति में बैंक ये चाहेंगे कि वे किसी प्रकार का ऋण नहीं दें, क्योंकि ऋण के बदले जो ब्याज प्राप्त होगा वो इतना कम होगा बैंकों को कि वो मुद्रास्फीति की जो दर है उसके कारण रकम की जो वैल्यू बढ़ेगी उस घटेगी, उससे भी वो ब्याज की जो प्राप्ति होगी वो उसकी प्रतिपूर्ति नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कह देते हैं, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कह देते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का हम प्रयास करते हैं कि ऋणात्मक ब्याज दर या नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है। देखिए, माना 100 रुपए हैं, किसी व्यक्ति ने क्या किया है, बैंक में जमा कराए, और 10% यदि इसे ब्याज की क्या मिलती है, दर मिलती है, तो एक साल बाद में हम मानते हैं कि इसके पैसे की जो वैल्यू है 100 रुपए अब कितने हो जाएंगे, 110 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि एक साल में बाजार में मुद्रास्फीति की दर कितने प्रतिशत से बढ़ गई, 15% से बढ़ गई। 15% से मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो 100 रुपए की वस्तु आती थी अब उसका मूल्य कितना हो गया, 115 रुपए हो गया। ठीक है, यानी किसी वस्तु जो 100 रुपए की आती थी उसे अब खरीदने के लिए व्यक्ति के पास में कितने रुपए होने चाहिए, 115 रुपए होने चाहिए। लेकिन व्यक्ति ने जब 100 रुपए एक साल पहले बैंक में जमा कराए थे वो तो बढ़ के अभी उसके पास में कितने हुए हैं, 110 रुपए हुए हैं। यानी कि व्यक्ति अब इस 115 रुपए वाली वस्तु को बैंक में अपना पैसा रखकर ब्याज लेने के पश्चात भी सक्षम नहीं है। यानी बैंक से ब्याज तो मिल रहा है लेकिन वो इतना कम मिल रहा है कि बढ़ने वाली जो मुद्रास्फीति है उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। वस्तु को खरीदने के लिए 115 रुपए चाहिए, उसके पास में ब्याज सहित धन कितना है, 110। तो ऋणात्मक ब्याज की दर कितनी हुई, 115 माइनस 110, यानी 5 रुपए यहां ऋणात्मक ब्याज की दर सामने निकलकर आती है। तो इस प्रकार की स्थिति जब अर्थव्यवस्था में बनी हुई होती है तो उसे हम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट या ऋणात्मक ब्याज दर की स्थिति कहते हैं। और यह स्थिति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कब काम में ली जाती है, उस समय काम में ली जाती है जब मुद्रास्फीति की जो दर है वो क्या हो रही हो, बहुत कम हो रही है। तो मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया जाता है। आगे चलते हैं, अगली जो उपाय विशेष परिस्थितियों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बाजार में तरलता को नियंत्रण में लाने के लिए या महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए लिया जाता है, वो है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम या बाजार स्थिरीकरण योजना। और विमुद्रीकरण जब हुआ था, डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था, उस समय इस उपाय को काम में लिया गया था क्योंकि बैंक में भारी मात्रा में नकदी उस समय आ गई थी और आरबीआई बैंकों में भारी मात्रा में नकदी आने के कारण आरबीआई का प्रयास क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जमा राशि पर व बैंक व फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या किया गया था, ब्याज प्रदान किया गया था। देखिए कैसे, किस प्रकार क्या हुआ था कि विमुद्रीकरण जब हुआ था तो विमुद्रीकरण के कारण लोगों ने अपना पैसा क्या किया, लोगों ने पैसा जो भी पुरानी करेंसी में था वो कहां जमा कराया, बैंक में जमा कराया। अब बैंकों में नकदी की मात्रा बढ़ गई, बैंकों में नकदी की मात्रा बढ़ गई, तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक विशेष उपाय मौद्रिक नीति के तहत अपनाया और कहा कि आप ये पैसा हमारे पास में जमा कराएं और इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, ब्याज प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार की योजना या मौद्रिक नीति के तहत इस प्रकार का जो उपाय था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसे हमने मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम या बाजार स्थिरीकरण योजना के नाम से जाना था। आगे चलते हैं, अगले उपाय के बारे में बात करते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये उपाय भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के तहत कब काम में लिया गया था, जब डीमोनेटाइजेशन देश में हुआ था उस समय क्या किया गया था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। अनैच्छिक जमाएं बैंकों में बढ़ गई थी। अनैच्छिक जमाएं मतलब व्यक्ति दो प्रकार से बैंक में पैसा जमा कराता है, एक स्वयं की इच्छा से और एक बिना इच्छा से।
तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था, तो पुरानी करेंसी सभी को क्या करनी थी, चाहे किसी की इच्छा हो या नहीं हो, उन्हें कहाँ जमा करानी थी, बैंक में जमा करानी थी। तो अनैच्छिक जमाएं बैंक में क्या हुई थी, जमा हुई थी। और बैंक क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया बैंकों का परिचालन मॉडल क्या होता है, लोगों से पैसा क्या करते हैं, जमा करते हैं। लोगों का पैसा क्या करते हैं, ये जमा करते हैं और इस पैसे को आगे क्या दे देते हैं, ऋण के रूप में बांटते हैं। तो यहां लोगों को तो ये कम ब्याज देते हैं जमा ब्याज के बदले, जमा पैसे के बदले, और यहां से अधिक ब्याज वसूलते हैं अपने ऋण के बदले। और इन ब्याजों का जो अंतर होता है वही बैंक की क्या होती है, कमाई होती है। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट यहां ये आड़े आया था कि बैंक केवल लोगों की ऐच्छिक जमाएं ही क्या कर सकते हैं, ऋण वितरण के लिए काम में ले सकते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि डीमोनेटाइजेशन के बाद में बहुत ज्यादा पैसा तो बैंकों में आया, लेकिन उस पैसे का उपयोग वे ऋण वितरण में नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो पैसा लोगों ने ऐच्छिक रूप से नहीं, किस रूप में जमा कराया था, इनवॉलेंटरी डिपॉजिट, अनैच्छिक जमाओं के रूप में जमा कराया था। तो अनैच्छिक जमाओं के रूप में उस पैसे का उपयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स क्या नहीं कर सकते थे, ऋण वितरण के लिए नहीं कर सकते थे। तो आरबीआई ने बिना गारंटी दिए जो है वो बैंक का पैसा इस संदर्भ में अपने पास में रखा था। तो यही क्या थी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी उस समय कहलाई थी। अब बात करते हैं, हमने बात की मौद्रिक नीति की, और मौद्रिक नीति के तहत विभिन्न प्रकार के उपाय, मात्रात्मक उपाय हमने देखे, गुणात्मक उपाय देखे, और विशेष परिस्थितियों में जो अन्य उपाय हमने अपनाए वो भी देखे। अब हम बात कर रहे हैं कि मौद्रिक नीति का निर्माण जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ऐसा क्या जरूरी है कि आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्माण करे ही करे। उसका सबसे पहला कारण कि आरबीआई एक्ट 1934 ये कहता है कि आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति का निर्माण करना होगा, सबसे पहला कारण। ठीक है। दूसरा, आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है, और बैंकों का बैंक होने के कारण बैंकों पे नियंत्रण करने का कार्य करता है। और जब बैंकों में नियंत्रण का कार्य आरबीआई करता है तो उसका पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा, यानी कि जो भी ग्राहक बैंक में पैसा जमा करा रहा है उसके हितों की सुरक्षा करना आरबीआई का क्या है, कर्तव्य है। और इसी कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मौद्रिक नीति के तहत ऐसे उपाय करता है जिससे उपभोक्ताओं का पैसा बैंक में सुरक्षित रहे, बैंक स्वयं सुरक्षित रहे, ताकि उपभोक्ताओं का पैसा सुरक्षित रख सकें। तो ये दूसरा कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का। तीसरा कारण, सबसे प्रमुख कारण, अर्थव्यवस्था में महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति बनाता है। महंगाई पर नियंत्रण किस प्रकार से होता है, पिछली 3 क्लासेस में काफी अच्छे से हम समझ चुके हैं। उसके बाद देश में आर्थिक विकास अच्छे से बना रहे, ना तो आर्थिक सुस्थिति की स्थिति रहे और ना ही बहुत तेजी से आर्थिक विकास हो, उसके लिए भी मौद्रिक नीति में परिवर्तन समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। साथ ही साथ बेरोजगारी पर नियंत्रण और रोजगार बढ़ाने के प्रयासों के रूप में भी मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है, क्योंकि मौद्रिक नीति से मुद्रास्फीति की दर से रोजगार की जो दर है उसका सीधा संबंध होता है। जितना अधिक आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में होगा, रोजगार के अवसर उतने ही बढ़ते जाएंगे। यह भी एक कारण है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ये बात हुई कि कारण की कि क्यों बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता कौन है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाने का कार्य था वो 2016 से पूर्व की स्थिति को यदि हम देखें तो 2016 से पूर्व मॉनेटरी पॉलिसी अकेले गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा बनाई जाती थी। परंतु समय समय पर कुछ कमेटीज बनी, जैसे वाईवी रेड्डी कमेटी, तारापोर कमेटी, रघुराम राजन कमेटी और उर्जित पटेल कमेटी। ठीक है, इन सभी कमेटीज ने सिफारिश दी कि जो मौद्रिक नीति बनाने का कार्य है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को अकेले नहीं करना चाहिए, अपितु ये कार्य एक समिति, एमपीसी जिसे कहा जाए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसे कहा जाए, उसको ये कार्य करना चाहिए। सिफारिशें मानी गई और उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी जब निर्माण करेगा तो वो अकेले गवर्नर उसका निर्माण नहीं करेगा, अपितु एक कमेटी उसका निर्माण करेगी। आइए देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के संदर्भ में जो उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई थी उसकी सिफारिशें क्या थी। पहली सिफारिश कि मौद्रिक नीति का जो निर्माण किया जाए वो एक समिति द्वारा किया जाए, एक कमेटी द्वारा किया जाए, ना कि अकेले आरबीआई गवर्नर द्वारा। दूसरी सिफारिश, मुद्रास्फीति के मापन हेतु। ठीक है, मौद्रिक नीति के तहत क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, महंगाई पर नियंत्रण करता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को महंगाई की दर मालूम होनी चाहिए
और महंगाई की दर मालूम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसका प्रयोग करे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करे, जिसका उपयोग देश में महंगाई नापने के लिए किया जाता है। देखिए, महंगाई नापने के लिए देश में दो प्रकार का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दो प्रकार के सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है महंगाई का मापन के लिए देश में। एक थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 2016 से पूर्व की स्थिति क्या थी कि महंगाई मापने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति का निर्माण करते समय किसको कंसीडर करता था? थोक मूल्य सूचकांक या WPI को। अब लेकिन उर्जित पटेल कमेटी क्या कहती है कि नहीं, WPI से महंगाई की असली पिक्चर या असली तस्वीर सामने नहीं आती। क्यों नहीं आती, इसे जब हम मुद्रास्फीति पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए CPI का उपयोग करने की सलाह देता है कौन? उर्जित पटेल कमेटी। और साथ ही साथ कहता है कि एक रेंज में मुद्रास्फीति की दर अर्थव्यवस्था में रहनी चाहिए, और वो रेंज क्या होनी चाहिए? 4+2 की रेंज में, यानी 4+2 की रेंज में मुद्रास्फीति की दर अर्थव्यवस्था में रहनी चाहिए, ना तो उससे ज्यादा नीचे और ना ही उससे अधिक होनी चाहिए, ऐसा उर्जित पटेल कमेटी कहती है। और एक विशेष सिफारिश ये देती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अन्य कारणों से ज्यादा किस पे फोकस करना चाहिए? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने का फोकस उसका मौद्रिक नीति के तहत अधिक होना चाहिए अन्य कार्यों की अपेक्षा, क्योंकि अन्य कार्य उसे सरकार पर छोड़ देने चाहिए, जैसे आर्थिक विकास, रोजगार में वृद्धि जैसे जो कार्य हैं उनको सरकार पर छोड़ देना चाहिए। RBI को केवल एक कोर कार्य करना चाहिए, एक मुख्य कार्य करना चाहिए, वो है मौद्रिक नीति के तहत मुद्रास्फीति या महंगाई पर नियंत्रण करने का कार्य। अब सिफारिशें मान ली गई और सिफारिशें मानकर एक मौद्रिक नीति समिति या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का निर्माण किया गया। कब निर्माण किया गया? 27 जून 2016 को यह स्थापित हो जाती है, और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट या RBI एक्ट 1934 में एक धारा जोड़ी जाती है, और उस धारा का नाम होता है 45ZB। तो हम कह सकते हैं MPC या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो निर्माण होता है वो RBI एक्ट 1934 की धारा 45ZB के अंतर्गत होता है। MPC की जो मीटिंग होनी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होनी होती है, वो वर्ष में कम से कम 4 बार होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद जो डिसीजन लिए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, वो मेजोरिटी से लिए जाएंगे, यानी बहुमत से लिए जाएंगे। लेकिन यदि सदस्य आधे आधे मत देते हैं, यानी किसी बात के लिए आधे सदस्य एक पक्ष में और आधे सदस्य विपक्ष में हो जाते हैं, तो उस स्थिति में जो गवर्नर, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष भी होता है, उसका मत क्या होता है? निर्णायक होता है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की संरचना क्या होती है, कौन कौन व्यक्ति इनमें सम्मिलित होते हैं। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की संरचना की बात करें, कंपोजिशन की यदि हम बात करें, तो इसमें 6 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित, यानी 5 तो सदस्य और एक अध्यक्ष, यानी टोटल 6 सदस्य होते हैं। जो चेयरमैन या अध्यक्ष होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होता है, जो कि वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। साथ ही साथ एक RBI का डिप्टी गवर्नर भी सदस्य के रूप में शामिल होता है, किसमें? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जो कि फिलहाल क्या है? BP कानूनगो हैं। एक नॉमिनेटेड ऑफिसर होता है RBI द्वारा, जो कि सेंट्रल बोर्ड होता है RBI का, उसके द्वारा ये नामित किया जाता है, और फिलहाल वे हैं माइकल पात्रा। और 3 बाहरी सदस्य होते हैं, यानी कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 सदस्य RBI के अंतर्गत ही होते हैं। कौन कौन? गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, और एक सदस्य RBI के सेंट्रल बोर्ड द्वारा नामित। 3 बाहरी सदस्य होते हैं। ये 3 बाहरी सदस्य कौन कौन से होते हैं? 3 जो आउटर मेंबर होते हैं, ये किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। कितने कार्यकाल के लिए? 4 साल के कार्यकाल के लिए नामित किए जाते हैं। वर्तमान की जब हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय ये 3 सदस्य कौन कौन हैं? चेतन घाटे, पामी दुआ और रविंद्र ढोलकिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2 सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अपने पद के कारण शामिल होते हैं। इन सदस्यों को कहा जाता है पदेन सदस्य, और ये सदस्य कौन कौन से होते हैं? गवर्नर और डिप्टी गवर्नर। RBI का एक डिप्टी गवर्नर और RBI का गवर्नर अपने पद के साथ कारण मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में शामिल होता है। तो 6 सदस्य मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, 3 सदस्य RBI के, 3 सदस्य बाहरी, 2 सदस्य अपने पद के कारण पदेन सदस्य, जबकि 4 सदस्य नामित सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं कि मौद्रिक नीति
जो बनाई जाती है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा क्या एक बार में ही बना के छोड़ दी जाती है या समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है? तो इसका उत्तर है समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है, क्योंकि मौद्रिक नीति के तहत जो परिवर्तन किए जाते हैं वो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार किए जाते हैं। और वर्तमान समय में हर 2 महीने में मौद्रिक नीति की क्या की जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा समीक्षा की जाती है। और उस समीक्षा में यह बताया जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो लक्ष्य पूरे क्यों नहीं हुए हैं, और नहीं हुए हैं तो इस हेतु क्या प्रयास किया जा रहा है, इन सबको बताना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी की संरचना और उसके बारे में हमने बात की कि किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काम करती है, उसका गठन क्या होता है। अब हम बात करते हैं मौद्रिक नीति के अपूर्ण संचार के बारे में। हमने देखा था कि मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वो नीति थी जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई पर नियंत्रण करता है। लेकिन क्या वास्तव में महंगाई पर नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति के माध्यम से अपेक्षित दिशा में कर पा रहा था? तो उसका उत्तर है ना। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि मौद्रिक नीति के अपूर्ण संचार की समस्या देखने को मिल रही थी। अपूर्ण संचार क्या? देखिए, मैंने आपको बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई पर नियंत्रण कैसे करता है? लोगों के पास जो पैसा होता है उस पैसे की मात्रा को परिवर्तित करके, ठीक है, यानी बाजार की तरलता को परिवर्तित करके। लेकिन हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और लोगों का किसी प्रकार का सीधा कनेक्शन नहीं होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसी व्यक्ति का ना तो अकाउंट होता है, ना ही कोई व्यक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण प्राप्त करता है। तो लोगों के पास में किस प्रकार से पैसा घट या बढ़ जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रयासों से, उसको हमने समझा था और देखा था। यहाँ पे बीच में जो अन्य संस्थान आते हैं वे हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? क्या करता है? नियंत्रण करता है, और उनके पास में ऋण वितरण के लिए जो उपलब्ध धन है उसकी मात्रा को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है मौद्रिक नीति के तहत, और इस प्रकार लोगों के हाथ में पैसे की मात्रा को परिवर्तित कर देता है, जिससे उनकी खरीद करने की क्षमता परिवर्तित हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग परिवर्तित हो जाती है, और इस प्रकार से महंगाई भी क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए समस्या क्या आ रही थी कि रिजर्व बैंक क्या करता था, यहां जब महंगाई की स्थिति आ जाती थी तो लोगों के पास में पैसा बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति में परिवर्तन करता था और कहता था कि आप सस्ती दर पर, यानी आरबीआई सस्ती दर पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा देता था। लेकिन ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नीचे उतनी सस्ती दर पर उतनी जल्दी पैसा नहीं देते थे, और इसी समस्या को किस नाम से जाना गया? मौद्रिक नीति के अपूर्ण संचार के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आरबीआई ब्याज दरों को कम करने हेतु सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट को अपनी मौद्रिक नीति के तहत क्या करता था? परिवर्तित करता था। लेकिन उस परिवर्तन का असर नीचे नहीं दिखता था, क्योंकि बैंक उस अनुपात में अपनी ब्याज दरें परिवर्तित नहीं करते थे। इसे ही हमने जाना था मौद्रिक नीति के अपूर्ण संचार के बारे में। ठीक है, अब जब मौद्रिक नीति का अपूर्ण संचार हुआ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इस संदर्भ में क्या करे गए? कुछ उपाय अपनाए गए। क्या क्या उपाय अपनाए गए? पहला, 2011 में एक नया सिस्टम लागू किया गया जिसे बेस रेट सिस्टम कहा गया। दूसरा इस प्रकार का उपाय, जब ये उपाय भी काम नहीं किया तो 2016 में एक नया सिस्टम अपनाया गया जिसे MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट सिस्टम कहा गया। ये उपाय भी जब काम नहीं किया तो 2018 में नया सिस्टम अपनाया गया जिसे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क कहा गया। तो मौद्रिक नीति के अपूर्ण संचार के लिए ये उपाय आरबीआई ने काम में लिए। आइए देखते हैं क्या ये उपाय थे। सबसे पहले बेस रेट सिस्टम। बेस रेट सिस्टम के अंतर्गत क्या कर देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बैंकों को ये कहता है कि प्रत्येक बैंक स्वयं अपनी एक ऐसी मिनिमम रेट तय करे जिससे कम पर ये किसी भी प्रकार का ऋण उपभोक्ताओं को न दे। यानी इस बेस रेट सिस्टम से कम दर पर कोई भी बैंक उपभोक्ताओं को ऋण नहीं दे, विशेष परिस्थितियों के अलावा। ठीक है, ये सिस्टम किस नाम से जाना गया? बेस रेट सिस्टम के नाम से जाना गया। लेकिन इस सिस्टम से भी जो मौद्रिक नीति का अपूर्ण संचार था उसकी समस्या दूर नहीं हुई। तो नया उपाय लाया गया MCLR के नाम से 2016 में, और इसके अंतर्गत क्या कहा कि बैंक अपनी ब्याज दरों का निर्धारण कैसे करें? जो उनके फंड की वर्तमान लागत है उसके आधार पर। यानी बैंकों को पैसा जुटाने के लिए जो खर्चा आता है
उस खर्चे से लिंक कर दें, किसको? जिस दर पे वो ब्याज देते हैं, जिस दर पर वे लोन देते हैं। यानी बैंकों का खर्चा अगर अधिक आए फंड इकट्ठा करने के लिए, लोन बांटने के लिए, तो ऋण को ब्याज दर की ऋण के लिए ब्याज दर को बढ़ा दो, और कम हो तो कम कर दो, ऐसा कहा गया MCLR के अंतर्गत। लेकिन इससे भी मौद्रिक नीति के अपूर्ण संचार की समस्या दूर नहीं हुई और बैंकों ने जो है ब्याज दरों के जो परिवर्तन है उसके अनुसार नहीं किया। अगला उपाय इस संदर्भ में आया यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क, और इसके अंतर्गत जो बैंक जिस दर पर ब्याज ऋण देता है उसकी ब्याज दर 4 में से किसी एक पर निर्भर करेगी। किस में से? या तो रेपो रेट से वो लिंक होनी चाहिए, या 91 दिन के जो ट्रेजरी बिल होते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो प्रदान किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? जब इससे संबंधित हम क्लास लेंगे तब इसको हम देखेंगे, लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क के तहत ब्याज दरें जो निर्धारित होती हैं वो 4 में से एक चीज पे निर्धारित होती हैं। पहला रेपो रेट पे, या फिर 91 दिन के ट्रेजरी बिल पर जो रिटर्न प्राप्त होता है उस पे, या फिर 182 दिन के ट्रेजरी बिल पर जो रिटर्न प्राप्त होता है उस पे, या फिर फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किसी अन्य बेंचमार्क पर। ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं मौद्रिक नीति के अपूर्ण संचार को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गई। अब हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। आइए देखते हैं क्या है विशेष तथ्य। सबसे पहले हम देखेंगे कि फेस वैल्यू, मुद्रा की जो फेस वैल्यू होती है और रियल वैल्यू होती है उसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, उसे समझने से पहले हम समझेंगे कि प्रिंटिंग में होने वाला खर्च क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम सक्षम होंगे कि डिफरेंस ऑफ दीज टू इज सिग्न्योरेज। ठीक है, तो हम देखेंगे 2 प्रकार की वैल्यू होती है, एक तो फेस वैल्यू और एक वास्तविक मूल्य। ठीक है, अब देखिए प्रिंटिंग, मुद्रा जैसे 100 रुपए के 100 नोट अगर आरबीआई छापता है तो उनकी जो वास्तविक वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? 100 गुणा 100 यानी 10,000। और इन 100 नोट को छापने में यदि पैसा जो इनका लगता है या खर्च जो आता है आरबीआई को वो माना कितना है? 1,000। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? फेस वैल्यू तो क्या हो गई? फेस वैल्यू और रियल वैल्यू का जो अंतर हो गया वो क्या हो गया? 10,000 माइनस 1,000। 10,000 तो जो करेंसी छपी उसकी वैल्यू अर्थव्यवस्था में, और 1,000 उस करेंसी को छापने का खर्चा, तो वो कितना हुआ? उनका अंतर 9,000। और यही क्या कहलाता है? सिग्न्योरेज कहलाता है। तो आरबीआई का सिग्न्योरेज क्या कहलाता है? आरबीआई द्वारा छापी गई मुद्रा की मार्केट वैल्यू और उस मात्रा में मुद्रा को छापने के लिए जो खर्च किया जाता है उसको उसमें से घटा दिया जाए तो आरबीआई का सिग्न्योरेज निकल कर आता है। अब बात करते हैं आरबीआई के असेट्स के बारे में, डिविडेंड्स के बारे में, सरप्लस के बारे में और आरबीआई की पूंजी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें आरबीआई की संपत्ति के बारे में, असेट्स के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों से CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और सिग्न्योरेज के रूप में जो भी पैसा प्राप्त होता है वो सभी की सभी क्या होती है? आरबीआई की क्या होती है? संपत्ति होती है। अब हम बात करते हैं सरप्लस की। अब आरबीआई की जो संपत्ति होती है उसमें से कुछ भाग उसे क्या करना होता है? सरकार को ट्रांसफर करना होता है, और कितनी मात्रा में वो ट्रांसफर करता है वही क्या कहलाता है? सरप्लस कहलाता है। तो आरबीआई की संपत्ति या असेट्स का वह पार्ट जो उसे क्या करता है? ट्रांसफर करता है। किसको? गवर्नमेंट को। और क्यों करता है? क्योंकि आरबीआई एक्ट का सेक्शन 47 ये कहता है कि आरबीआई को अपनी संपत्ति का कुछ भाग सरप्लस के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना करता है? स्थानांतरित करना होता है। और आरबीआई की कैपिटल या पूंजी की यदि हम बात करें तो कुल जो असेट्स है, कुल जो संपत्ति है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसमें से सरप्लस जो उसने सरकार को स्थानांतरित कर दिया उसको घटा दें तो जो बची हुई राशि है वो क्या कहलाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कैपिटल या पूंजी कहलाती है। तो ये बात करी हमने सिग्न्योरेज की, आरबीआई के असेट्स की, आरबीआई के सरप्लस की और आरबीआई की कैपिटल की। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कितनी मात्रा में अपनी संपत्ति में से सरप्लस सरकार को स्थानांतरित करना चाहिए। ठीक है, तो यहां सारा का सारा सरप्लस जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को स्थानांतरित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि
सेंट्रल बैंक के पास में, किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास में जितनी अधिक कैपिटल होगी, और कैपिटल क्या होती है, सरप्लस को घटा देने के बाद बची हुई असेट्स, तो सरप्लस यदि पूरा का पूरा अगर ट्रांसफर कर देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो उसकी कैपिटल बहुत कम हो जाएगी। और जब कैपिटल ज्यादा होती है किसी सेंट्रल बैंक की तो उसकी रेटिंग क्या होती है, वैश्विक रूप से अच्छी होती है। तो अपनी रेटिंग को बढ़ाए रखने के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा नहीं करता है। दूसरा, ज्यादा अगर सरप्लस को ट्रांसफर कर देगा तो सरकार के पास में ज्यादा पैसा होगा और सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को ज्यादा पैसा बांटेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बन सकती है। तो यह भी एक कारण है कि अधिक मात्रा में सरप्लस का स्थानांतरण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार को नहीं करता है। अब हम बात करते हैं आरबीआई की स्वायत्ता के बारे में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे किसका नियंत्रण है, किन किन मामलों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑटोनोमस है। तो देखिए सेक्शन 7 जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्वायत्ता के बारे में बात करता है। और सेक्शन 7 कहता है कि केंद्र सरकार आरबीआई को निर्देश दे सकती है, लेकिन ये निर्देश कब दिए जा सकते हैं, गवर्नर से सलाह करके ही दिए जा सकते हैं। और कब दिए जा सकते हैं, जब ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक हो तभी ये किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अकाउंटेबिलिटी या जो जिम्मेदारी है वो संसद के साथ ही सरकार के प्रति भी है। दोनों के प्रति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अकाउंटेबिलिटी हमें देखने को यहां मिलती है। अब एक नया टॉपिक हम देख रहे हैं, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे थे, अचानक से एक नया शब्द हमारे सामने आता है, वो है एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किसी तरह से संबंधित है। क्या संबंध है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एफएसडीसी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल क्या है। देखिए, देश में जितनी भी विनियामक संस्थाएं जो वित्तीय क्षेत्र में काम करती हैं, ठीक है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि सेबी, शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाला सेबी, बैंकों को नियंत्रण करने वाला आरबीआई, इसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर को नियंत्रित करने वाला इरडा, पेंशन सेक्टर को नियंत्रित करने वाला पीफर्डा, इन सभी विनियामकों में एक कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक है। और इनके कोऑर्डिनेशन के लिए जो संस्था बनाई गई वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि वित्तीय क्षेत्र के जो विनियामक हैं उनमें समन्वय के लिए यह संस्था बनाई गई। और उसका जो चेयरमैन होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर। सदस्यों की बात करें तो एफएसडीसी के जो सदस्य होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर और फॉरेन सेक्रेटरी, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी, सेबी, इरडा और पीफर्डा के चेयरमैन, ये सभी इस संस्था के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। संस्था के निर्माण का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि वित्तीय क्षेत्र के जो विनियामक होते हैं उन सभी में समन्वय के लिए ये संस्था बनाई जाती है। इसी प्रकार की एक अन्य संस्था है जो वैश्विक रूप से कार्य करती है और वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। ये एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है। इसका हेडक्वार्टर की यदि बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बासेल, स्विट्जरलैंड में है। सदस्यों की यदि हम बात करें तो प्रत्येक देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसका गवर्नर, भारत के संदर्भ में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, साथ ही केंद्र सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर और सेबी के चेयरमैन इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जो कि एक वैश्विक संस्था है, उसके सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो हमारा टॉपिक था, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना से लेकर हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की विस्तृत चर्चा की, वो आज की क्लास के साथ में पूरा होता है। मिलते हैं नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।